एक बहुत सुंदर सा मैरिज हॉल बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। वेडिंग प्लानर टीम अभी भी अपने डेकोरेशन में बिजी थी। वो लोग लगातार काम करते जा रहे थे। वहां पर एक सोफे पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। लड़की उन लोगों को डायरेक्शन दिए जा रही थी। लड़का अपने लैपटॉप में बिजी था। उन लोगों की फैमिली वाले भी वहीं थे, रिलेटिव्स भी थे। लड़की, रिदांस, हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग का डिसीजन बिल्कुल सही था। मैं तो बहुत खुश हूँ। लड़का बस उस लड़की को देखकर स्माइल पास कर देता है। लड़की, तुम सुन रहे हो या नहीं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रिदांस, सुन रहा हूँ अनबी, और कैसे सुनूं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरे लिए ये मैरिज सिर्फ एक बिजनेस डील है जिससे मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो तो ही बेहतर है। अनबी, अच्छा बाबा, सॉरी, तुम तो गुस्सा हो गए। रिदांस कुछ नहीं बोलता, फिर से अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद अनवी फिर चिल्लाने लगती है तो रिदांस उसके पास जाता है। रिदांस, क्या हुआ अनबी? अब अनबी, तुम इनसे पूछो। एक तो इनकी हेड यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। पर अभी तक फंक्शन में पहनने वाले कपड़े भी तो नहीं आए। मुझे फिटिंग चेक करनी है। रिदांस उस एम्प्लॉय से, आपकी हेड कहाँ है? उन्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए। एम्प्लॉय, सॉरी सर, मैम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, पर वो अभी आने ही वाली होंगी। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो एक लड़की की थी। लड़की, क्या हुआ सिया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? और इतना कह के उन लोगों के सामने आ जाती है। जैसे ही रिदांस उस लड़की को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़की भी चौंक जाती है, पर वो जल्दी से खुद को संभाल लेती है। रिदांस के मुंह से हल्के से निकलता है, रेमानसी भाभी। रेमानसी, क्या हुआ मैम? आप मुझे बताइए। सॉरी, वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ नहीं थी। अनबी, अरे कोई बात नहीं। वो फंक्शन के कपड़े आए कि नहीं अब तक? रेमानसी, वो डिजाइनर आता ही होगा मैम। वो अपने लास्ट मिनट पर उसे चेंजेस के लिए बोला ना, इसीलिए उसे थोड़ा वक्त लग गया। तभी पीछे से एक रौबदार आवाज आती है। उसे सुनते ही रेमानसी के माथे पर पसीना आ जाता है। रिदांस बस रेमानसी के चेहरे की तरफ देख रहा था, तभी वो शख्स सामने आया। जैसे ही उसकी नजर रेमानसी पर पड़ी, वो नीचे सर करके खड़ी हो गई। रिदांस, रुद्रांश, अब आ रहा है तू? बहुत जल्दी नहीं आ गया? पर रुद्रांश की नजरें तो रेमानसी पर थीं और रेमानसी नीचे देख रही थी। वो परेशान सी खड़ी थी। तभी एक 4 साल की बच्ची मम्मू मम्मू करते हुए भागती हुई आई और रेमानसी के पैरों से लिपट गई। रुद्र और रिदांश तो आंखें फाड़े कभी उस बच्ची को देखते तो कभी रेमानसी को। रेमानसी ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। रेमानसी, क्या हुआ मायू, आप यहाँ क्यों आए बेटा? मैंने आपको रूम में रुकने को बोला था ना। मायसा, मम्मू आप रूम में नहीं थे तो मैं बोर हो रही थी, इसीलिए यहाँ आ गई। अनबी, आपकी बेटी तो बहुत क्यूट है रेमानसी, पर ये शायद अपने डैड के जैसे दिखती है, स्पेशली इसकी आईज जो ब्लू हैं। तो रुद्रांश ने नजर रेमानसी के चेहरे पर जमा ली। उसकी आंखों में नमी के साथ साथ गुस्सा था और रेमानसी की तो जैसे जान ही जान बाकी थी। अनबी, वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? रेमानसी इस बात पर हड़बड़ा गई। वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो गई 5 साल पहले ही। इस बात पर रुद्रांश रेमानसी पर घूरने लगा। तभी रेमानसी के एक क्रू मेंबर ने रेमानसी को आवाज दी तो रेमानसी मायसा को गोद में उठा वहां से चली गई। थोड़ी दूरी पर उसने एक चेयर पर मायसा को बिठाया और उसके पास अपना मोबाइल दे दिया और वो अपने क्रू से काम करवाने में लग गई। अनबी भी वहां से चली गई। रिदांश, भाई भाभी वो बच्चा। रिदांश, वो मेरी बेटी है रिदांश, पर ये कब हुआ? रुद्र, अब क्या सब तुझे बताकर करूंगा? मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। ओए साली, तेरी वजह से मैं मेरी अनबी को हर्ट कर रहा हूँ, ये बोल बोल कर कि ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। क्योंकि भाभी तेरी लाइफ में नहीं है, इसलिए मेरा भी मन नहीं था आगे बढ़ने का, पर तू तो मुझसे कहीं आगे निकल गया। रुद्र, बस कर, चुप रह, मैं मेरी बेटी से मिलकर आता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ यार, मुझे भी अपनी भतीजी से मिलना है। और वो दोनों मायसा की तरफ बढ़ गए। रेमानसी अपना काम संभाल रही थी, मेन डोर का डेकोरेशन बता रही थी क्रू मेंबर्स को। तभी अंदर आते हुए शख्स से उसकी टक्कर हो गई। उनके साथ एक औरत भी थी। रेमानसी, आई एम सॉरी सर, आपको लगी तो नहीं ना? और जैसे ही वो अपनी गर्दन ऊपर कर सामने वाले शख्स को देखती है, उसे एक और शौक लग जाता है। सामने वाले दोनों लोगों की भी उसे देख आंखें नम थीं। रेमानसी, माँ पापा, औरत जरा संभल के काम करिए, नहीं तो वैसे भी आपकी आदत ही है लोगों को चोट पहुंचाना, उन्हें छोड़कर जाना। रेमानसी नम आंखों से, माँ प्लीज
शख्स सरिता जी। सरिता जी, नहीं समर जी, ना हम इन्हें पहचानते हैं और ना ये हमें, और हमें कोई रिश्तेदारी नहीं बढ़ानी है आपसे। इतना कहकर सरिता जी अंदर चली जाती हैं। रेमांसी, पापा आप भी मुझसे नाराज हैं क्या? समर जी, नहीं बेटा, बस दुख इस बात का है कि तुमने अकेले सब सहा। एक बाप अपनी बेटी से कभी नाराज हो सकता है क्या? इतना कहकर वो रेमांसी को अपने गले से लगा लेते हैं। रेमांसी भी कसकर उन्हें पकड़ लेती है। समर जी, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ बेटा तुमसे, नहीं तो तुम्हारी माँ ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगी मुझ पर। उनके ऐसा कहते ही रियांसी नम आंखों से हंस देती है। समर जी वहां से चले जाते हैं। समर जी अंदर आते हैं तो उन्हें सरिता जी रिदांश और रुद्रांश के पास खड़ी दिखाई देती हैं। वो भी उन लोगों के पास आ जाते हैं। समर जी, और बरखुरदार, तुम भी बर्बाद होने जा ही रहे हो आखिर। उनके इतना कहते ही सरिता जी उन्हें घूर कर देखती हैं और रुद्रांश और रिदांश मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। समर जी हड़बड़ाकर, मेरा मतलब कि अपनी बर्बाद जिंदगी को शादी करके आबाद करने जा रहे हो? रिदांश, जी अंकल जी। तभी पीछे से एक औरत आती है। वो लगभग सरिता जी की ही उम्र की थी। औरत, अरे भाई साहब, भाभी जी आ गए आप लोग, बड़े जल्दी नहीं आ गए आप लोग? भाभी जी आ गए आप लोग, बड़े जल्दी नहीं आ गए आप लोग? समर जी, अरे सालू नाराज क्यों होती हो? वैसे गुस्से में भी बहुत खूबसूरत लगती हो। सालू जी शर्मा कर, अरे भाई साहब क्या आप भी? तभी उनके पीछे से एक आदमी आते हैं। समर जी की उम्र के थे आदमी। शर्म नहीं आती तुझे अपनी भाभी से ऐसे बोलते हुए? समर जी, अरे बिनु मुझे क्यों शर्म आएगी, मैं शर्मा जी थोड़े ना हूँ। सरिता जी, आप लोग भी ना, बच्चों की शादी हो रही है और इनका बचपना जा ही नहीं रहा। अब तो लोग इनको देख कहेंगे कि उम्र 55 की और दिल बचपन का। समर जी, अरे सरिता जी, हम तो 55 के होते हुए भी अभी भी 30 के अंदर लगते हैं। उनकी इसी बात पर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद विनायक जी समर जी के साथ जाते हैं और सरिता जी सालू जी के साथ। मायसा अभी भी उसी चेयर पर बैठी थी और रुद्रांश और रिदांश भी उसकी तरफ बढ़ गए। रुद्रांश, हाय बच्चा। मायसा उन दोनों को एक नजर देखती है और वापस अपनी नजर मोबाइल पर लगा देती है। रिदांश, हाय क्यूटी। तभी भी मायसा का कोई रिस्पांस नहीं था। रुद्रांश उसके पैरों के पास बैठकर, क्या हुआ बेटा, आपको हम लोगों से बात नहीं करनी? मायसा, नहीं अंकल, मम्मू ने अजनबी लोगों से बात करने से मना किया है, नहीं तो मम्मू डांट लगाएंगी। अपने लिए अजनबी और अंकल सुन रुद्रांश की नसें गुस्से से तन जाती हैं, फिर भी वो खुद को नॉर्मल करता है। रिदांश, बेटा पर हम अजनबी नहीं हैं, हम आपकी मम्मू के दोस्त हैं। मायसा, तो उन्होंने आपके बारे में हमें क्यों नहीं बताया? रिदांश, वो इसलिए बेटा क्योंकि वो हमसे नाराज हैं। मायसा, क्यों अंकल? रिदांश, वो आप अपनी मम्मू से पूछना। रुद्रांश, तो आप हम लोगों की दोस्त बनोगी सोना? मायसा स्माइल करके हाँ में सिर हिला देती है तो रुद्रांश उसे अपनी गोद में उठा लेता है। मायसा, फ्रेंड आपकी आंखें तो बिल्कुल मेरी जैसी हैं, ब्लू ब्लू है। उसकी इस बात पर रुद्रांश को बड़ा प्यार आया, उसकी आंख नम हो गई थी। रुद्रांश, सोना अपना थोड़ी देर इन अंकल के पास जाओ, आपके फ्रेंड को एक काम याद आ गया है। वो मायसा को रिदांश की गोद में दे देता है और बाहर की ओर चला जाता है। रेमांसी अब तक वहीं खड़ी डेकोरेशन देख रही थी। रुद्रांश आया और झट से रेमांसी का हाथ पकड़कर उसे साइड ले गया। रेमांसी अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी पर रुद्रांश ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो गार्डन के दूसरे साइड रेमांसी को ले आया जहाँ कोई नहीं था और उसने रेमांसी को दीवार से सटा दिया और दोनों साइड अपने दोनों हाथ रख दिए। रेमांसी अब भी नीचे की ओर देख रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर रुद्रांश की नजर बस रेमांसी पर थी। छोड़िए मुझे रुद्रांश, नहीं छोड़ना मुझे। इतना कहकर उसने साइड से दोनों हाथ हटाकर रेमांसी की दोनों बाहें पकड़ ली और खुद के करीब ले आया। रुद्रांश, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए, हर सवाल का जवाब, उसके बिना तुम जाओगी नहीं यहाँ से। रेमांसी, मुझे नहीं देना आपके किसी भी सवालों का जवाब, मुझे जाने दीजिए। आपके साथ यहाँ मुझे किसी ने देख लिया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। रुद्रांश, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे सवालों के जवाब दो, उसके बाद तुम आजाद हो। बोलो, क्यों रखा इतने दिन मेरी बेटी को मुझसे दूर, क्यों बिना बताए गई मुझे छोड़कर? मेरी 5 सालों की तड़प का हिसाब दो। मेरी बेटी मुझे अजनबी समझती है, अंकल बोलती है, कितना दर्द होता है मुझे, इसका अंदाजा भी है तुम्हें। रेमांसी उसको धक्का देते हुए, नहीं है वो आपकी बेटी, वो सिर्फ मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। रुद्रांश,
तुम्हारे बोलने न बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलोगी तो ही मैं मानूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी बेटी है, ये सच कोई झुटला नहीं सकता। रुद्रांश उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए एक बार तो बोलती, मुझे डूब जाता तो डूब जाने देती ना मेरा बिजनेस। मुझे अमीरी की कोई भूख नहीं है। क्यों छोड़कर चली गई थी तुम मुझे? तुम्हें पता है कितना तड़पा हूँ मैं इतने सालों में। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि तुम्हें याद करके रोया ना हूँ, तड़पा ना हूँ, और तुम कितनी आसानी से छोड़कर आ गई मुझे। रेमांसी हकलाते हुए, आपको कैसे पता ये सब? रुद्रांश, सब पता है मुझे। तुम्हें भरोसा नहीं था मेरे प्यार पर कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, इसलिए चली गई थी ना मुझे छोड़कर। इतना कहते हुए रुद्रांश की आंखें नम हो गईं। रेमांसी की भी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। रुद्रांश, दो जवाब दो ना। नहीं है कोई जवाब, अब भी चुप रहना है। उसके इतना बोलने पर भी रेमांसी बस रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रुद्रांश गुस्से से चिल्लाते हुए, ओके फैन, तुम्हें अब भी चुप रहना है ना? रहो चुप। 3 दिन बाद मायसा मेरे साथ जाएगी। अब तुम भी तड़पोगी उसके लिए, जैसे मैं तड़पा हूँ। वो उसे वैसे ही वहां छोड़कर चला जाता है। रेमांसी घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। तभी वहां अनबी आ जाती है। अनबी, रेमांसी तुम रो क्यों रही हो? तुम शांत हो जाओ। मुझे तुम लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए थी, पर मैं यहाँ आई और सब सुन लिया। ज्यादा कुछ नहीं, पर इतना तो समझ आया कि तुम रुद्रांश से और रुद्रांश तुमसे बेहद प्यार करता है। अनबी रेमांसी को अपने गले लगा लेती है। अनबी उसके बाद सहला रही थी। अनबी, कहते हैं ना, कोई बात हमें परेशान करती है तो हमें शेयर कर लेना चाहिए, तो मन हल्का हो जाता है। तुम भी मुझसे शेयर कर सकती हो। रेमांसी को उसकी बात सही लगती है। वो अपने आंसू पोंछकर अनबी को सब बताने लगती है। रेमांसी ने बोलना शुरू किया, मैं अनाथ हूँ। शुरू से ही मुंबई के एक अनाथाश्रम में पली बड़ी थी। हमेशा से ही लोगों के ताने सुने। मैं जब भी स्कूल में पढ़ती थी, मैंने तब भी किसी से नहीं छुपाया कि मैं अनाथाश्रम में रहती हूँ। जिस जगह ने हमें आसरा दिया, उस जगह की क्या शर्म। हमेशा स्कूल के बच्चे मजाक उड़ाते थे। अब अगर कोई बच्चा अनाथ होता है, उसमें उसकी क्या गलती होती है? मेरे माँ बाप ने मुझे वहाँ छोड़ा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पर लोगों को कहाँ समझ आता है। उन्हें तो यही लगता है कि अनाथ होना गुनाह है। इस वजह से मेरे दोस्त नहीं बने ज्यादा। एक स्कूल की दोस्त थी जो 12 तक साथ थी। उसके बाद उसके पापा का ट्रांसफर गोवा में हुआ तो वो लोग यहाँ आ गए। उसका नाम आंसू था। स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की। ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने एक पेपर में एक ऐड देखी। वो रुद्रांश के पापा के ऑफिस की थी। मैं ऑफिस गई। इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद पता चला कि मेरा सिलेक्शन रुद्रांश की सेक्रेटरी की पोस्ट पर हुआ है। रुद्रांश ने तब नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था। रुद्रांश को हमेशा कम बोलने की आदत थी। किसी लड़की को नजरें उठाकर ना देखना, अपने काम से मतलब रखना, बस ये मुझे भा गया। पर मैंने कभी अपने जज्बात उनके सामने जाहिर नहीं होने दिए, क्योंकि उनके और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क था। पर धीरे धीरे वो भी मेरी तरफ झुकने लगे। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर दोस्ती और फिर प्यार। रुद्रांश ने घर पर भी बता दिया था हमारे बारे में, और माँ पापा को भी मेरे अनाथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने उसके बाद भी मुझे अनाथ होने का एहसास नहीं होने दिया। मैं उन्हें माँ पापा ही कहती थी। पर कहते हैं ना, लाइफ इतनी आसान हो जाए तो वो लाइफ नहीं। रुद्रांश की फ्रेंड थी निशा, और उसके पापा के फ्रेंड थे समर जी। वो रुद्रांश को पसंद करती थी। जब उसने रुद्रांश से कहा तो रुद्रांश ने हमारे बारे में सब सच बता दिया। उसने तब जाहिर नहीं किया, पर निशा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, जो मांगो वो एक बात पर हाजिर हो जाता था। हमारी सगाई हो गई थी और तब तक हमने हमारी सारी मर्यादा लांघकर एक भी हो चुके थे। तब कुछ गलत नहीं लगा था। अचानक से रुद्रांश को बिजनेस में बहुत लॉस होने लगा। रुद्रांश गुमसुम रहने लगे। मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करते थे। पापा भी अपने हार्ट की बीमारी के चलते ऑफिस नहीं आते थे, और रुद्रांश उनको बताकर टेंशन नहीं देना चाहते थे। एक रोज मैं ऑफिस में बैठी थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। वो निशा की थी। उसने मुझे मिलने बुलाया था। मैं चली गई। वो और उसके पापा वहीं मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तुम रुद्रांश की जिंदगी से चली जाओ तो मैं उसे बिजनेस में मदद कर दूंगा, जिसकी वजह से उसका नुकसान जो भी हुआ है वो सब ठीक होगा। मैंने तुरंत मना कर दिया।
उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भी पता है मैं पहले ही मना कर चुका हूँ रुद्रांश की मदद करने से, और अगर मैंने मदद नहीं की तो उसका बिजनेस डूब जाएगा और समर ये धक्का बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आखिर तुम्हें भी पता है कि वो एक हार्ट पेशेंट है, ये बात उसकी जान भी ले सकती है। ये बात उनकी सही थी। मैं उनकी बातें सुन एकदम सुन्न रह गई थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारी खुशियां खत्म हो गई थीं। मैं तो पहले से ही अनाथ थी, माँ बाप का साया नहीं था, पर रुद्रांश की वजह से मुझे माँ की ममता भी मिली और पापा का प्यार भी। उन्होंने कभी मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। तो मैं कैसे अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशियों के लिए उनका हंसता खेलता परिवार उजाड़ दूं? ऐसा नहीं कर सकती थी मैं घर आई, निशा को फोन किया और उसे सब बता दिया कि मैं तैयार हूँ। उसके बाद मैंने आंसू को फोन किया और उसे सब बताया तो उसने मुझे गोवा बुला लिया। मैं गोवा आ गई। उसके माँ बाप को भी मेरा उसके साथ रहना पसंद नहीं था। एक तो अनाथ, ऊपर से बिन ब्याही माँ। लोगों के नजरिए से सारी गलती तो लड़की की होती है ना। ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता उसके साथ क्या हुआ, उसने क्यों किया, हालात क्या थे। पर समाज का काम तो यही है, लड़की को दोषी ठहराना। मैं भी इस मानसिकता का शिकार बचपन से ही बनती आई। आंसू ने अपने अंकल से कहे उनकी वेडिंग प्लानर कंपनी जो कि गोवा में थी मुझे जॉब दिलवाई। कुछ दिनों बाद आंसू के पापा का वापस ट्रांसफर हुआ। मैं पहले से ही कंपनी के फ्लैट में रहती थी। मैंने झूठ बोला कि मेरे हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई क्योंकि मैं नहीं चाहती। जैसी घटिया बातें मैंने अपने लिए बचपन से सुनी थी वैसी ही मेरी बेटी भी सुने। पर मेरी बच्ची थोड़ी सी खुशनसीब थी जो उसके पास कम से कम माँ थी। पर समाज ये कहाँ समझता है। समाज की नजरों में एक माँ कितनी भी कोशिश कर ले पर वो बाप की बराबरी नहीं कर सकती। क्यों? माँ के समझदार ताकतवर कोई और नहीं। एक माँ अकेले सारे रिश्तों का प्यार अपने बच्चे को दे सकती है। वो एक बाप जैसे गलत बात पर पहले गुस्सा भी करती है फिर प्यार भी करती है। एक माँ जैसे दुलार भी करती है, दादा दादी जैसी अच्छी बातें भी समझाती है और कहानियां भी सुनाती है। बुआ जैसी शरारतों में साथ भी देती है और गलतियों पर कान भी मरोड़ती है। चाचू जैसा फुल एटीट्यूड भी दिखाती है। एक माँ ना अपने आप में ही पूरी दुनिया होती है। मेरे लिए आसान नहीं था एक नए शहर में मायू और जॉब दोनों को संभालना। पर मायू के चेहरे ने, उसकी बातों ने, उसकी मासूमियत ने मुझे इतना ताकतवर बनाया कि मैं कभी कमजोर नहीं हो पाई। मैं मानती हूँ मुझे उन्हें ऐसे नहीं छोड़कर जाना चाहिए था, पर मुझे जो उस वक्त सही लगा मैंने किया। गुनहगार हूँ उनकी और माँ पापा की। इतना बोल उसने एक गहरी सांस ली। इतना बोल उसने अपनी बाजू में बेटी अनबी पर नजर डाली तो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। रेमांसी की भी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अनबी ने फिर उसे एक बार गले से लगा लिया। अनबी, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। औरत कभी कमजोर नहीं होती और उसमें अगर वो एक माँ है तो उससे बड़ा शक्ति का कोई प्रतीक नहीं। आज मुझे मेरे माँ पापा की अहमियत समझ आ रही है। सही मायने में जब वो हमारे पास होते हैं हम उनकी अहमियत समझ नहीं पाते। वो कभी हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। उनका प्यार निस्वार्थ होता है। रिमांसी, ये सही कहा आपने। चलिए अब काम भी संभालना है। काफी वक्त हो गया यहाँ बैठे बैठे और हमें नाज है रिदांश भैया की पसंद पर। उनकी पसंद बहुत अच्छी है। उसकी इस बात पर अनबी की आंख नम हो जाती हैं। रिमांसी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अनबी नम आंखों से, रिमांसी, रिदांश के लिए ये रिश्ता एक बिजनेस डील है। उसने बोल दिया है कि मैं उससे कोई उम्मीद न रखूं। रिमांसी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और सही बात बोलूं वो तो मैं रुद्रांश की जिंदगी में नहीं हूं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं, जान है वो दोनों एक दूसरे की। सॉरी, आपको भी मेरी वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अनबी, मैं तो इसी में ही खुश थी कि रिदांश जैसा इंसान मेरी जिंदगी में आ रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए और एक बार शादी हो जाए मैं बहुत जल्द उसे अपना बना लूंगी। फिर वो दोनों उठकर अंदर चली जाती हैं। रेमांसी और अनबी अंदर आई तो उसे मायसा पूरे हॉल में कहीं नहीं दिखी। तो उसे लगा कहीं खेल रही होगी तो वो वापस अपने काम में लग गई और अनबी भी अपने कमरे में चली गई। सिया, मैम ये सारे फंक्शन के कपड़े आ गए हैं। रेमांसी, ठीक है, तुम ये जाकर अनबी और रिदांश को दे दो, वो लोग ट्राई कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो डिजाइनर यही है तो वो देख लेगा। सिया, ठीक है मैम।
सिया वहां से चली जाती है। तभी एक क्रू मेंबर वहां आता है। क्रू मेंबर, मैम वो आपको रुद्रांश सर बुला रहे हैं ऊपर टेरेस पर। इतना बोल वो क्रू मेंबर वहां से चला जाता है। रेमांसी सोच रही थी कि जाए या ना जाए। फिर उसने सोचा अगर वो नहीं गई तो रुद्रांश कोई तमाशा ना करे, इसलिए वो ऊपर टेरेस पर चली गई। रेमांसी जब टेरेस पर आई तो उसने देखा वहां रिदांश, अनबी, सरिता जी, समर जी, रुद्रांश थे। समर जी ने मायसा को गोद में ले रखा था। रेमांसी हिम्मत कर उन लोगों के पास जाकर खड़ी हुई तो मायसा उसे देख उसकी गोद में आ गई। सरिता जी और रुद्रांश रेमांसी को गुस्से में घूर रहे थे। मायसा, मम्मू ये अंकल बोल रहे हैं। समर जी की तरफ उंगली कर, ये मेरे दादाजी हैं। सरिता जी की तरफ उंगली कर, ये मेरी दादी जी हैं। रुद्रांश की तरफ उंगली कर, ये पापा हैं। हम लोग सब फैमिली हैं तो हम लोग साथ क्यों नहीं रहते? मेरे बाकी सब फ्रेंड्स के दादा दादी, पापा मम्मू सब साथ में रहते हैं और आपने आज तक बताया भी नहीं। मायसा की इस बात पर रेमांसी क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो नीचे सर झुकाए चुप खड़ी थी। रुद्रांश प्यार से रेमांसी के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए, बेटू हम लोग साथ में ही रहते थे, तब आप बिल्कुल छोटू सी थी, न ही आप बात करती थी न चलती थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जब आप बात करेंगी तभी हम लोग मिलेंगे आपसे, आपको सरप्राइज देंगे इसलिए। मायसा, ओ पापा ऐसी बात थी। रुद्रांश, अब चाचू और चाची के साथ जाओ, ये आपको चौको देंगे और घुमा कर लाएंगे। मायसा, ओके पापा। रिदांश मायसा और अनबी के साथ चला जाता है। रुद्रांश रेमांसी की बाजू कसकर पकड़ते हुए, आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी बच्ची से झूठ बोलना पड़ रहा है। रेमांसी कुछ नहीं बोल रही, बस सर नीचे झुकाए सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सरिता जी, हाँ बोलिए। रेमांसी, क्यों आपने इतने साल हमारी पोती को हम सब से दूर रखा? समर जी चिल्लाते हुए, बस करिए दोनों। रेमांसी कोई मुजरिम नहीं है जो आप लोग उससे सवाल कर रहे हैं। रेमांसी बेटा, आपको सर झुकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इन दोनों के सामने। और आप रुद्रांश, हाथ छोड़िए उनका, ये कैसा तरीका है बात करने का? और आप जो ये सब सवाल कर रहे हैं तो इतना सब उन्होंने किस लिए किया? आप लोगों के लिए ही ना, आप इनसे ही सवाल कर रहे हैं। माना कि रेमांसी बेटा को ऐसे नहीं जाना चाहिए था, पर ये गलती इतनी बड़ी नहीं है, हालात के चलते मजबूर थी वो। किसके पास जाती? आप तो बेवजह तब गुस्से में रहते थे, बात भी नहीं करते थे रेमांसी से ठीक से। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी वजह से सरिता जी भी टेंशन में थी, तो किसके पास जाती वो? और आप लोग रेमांसी के साथ ऐसा बर्ताव कर कहीं ना कहीं निशा के मंसूबों को पूरा कर रहे हो, जो सालों पहले भी सच हुए थे और आज भी सच हो रहे हैं। रुद्रांश, आपने तो निशा, उसके पापा का सच जानने के बाद उनकी कंपनी बंद करवा दी, पर वो रेमांसी को हम सबसे अलग करना चाहती थी। वो आज भी हो रहा है, जबकि निशा यहाँ है भी नहीं। आप लोगों को तो रेमांसी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने मायसा को अकेले जन्म दिया और इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। सरिता जी, कम से कम मुझे आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। सरिता जी नम आंखों से रेमांसी के सामने हाथ जोड़ते हुए, माफ कर दो बेटा, आपकी माँ ने आपसे सवाल किए, आपको गलत। रेमांसी सरिता जी का हाथ पकड़ते हुए, नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए, आपको पूरा हक है डांटने का। सरिता जी रेमांसी को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होती हैं। समर जी, रिदांश की शादी होने के बाद आप हम लोगों के साथ मुंबई चल रही हैं। वहां आपकी और रुद्रांश की शादी होगी और आप लोग हमारे साथ रहेंगे। रुद्रांश चिल्लाकर, बिल्कुल भी नहीं डैड, इसने इतने दिन मुझसे मेरी बेटी को दूर रखा और ये मुझे खुद छोड़कर गई थी ना, तो अब ये भी मायू से दूर रहेगी। जैसे मैं तड़पा हूँ ये भी तड़पेगी, सिर्फ मायू हमारे साथ जाएगी। इतना बोल रुद्रांश वहां से चला गया। समर जी, रेमांसी बेटा आप फिक्र ना करें, मैं बात करता हूँ रुद्रांश से। सरिता जी, हाँ बेटा, ऐसे कैसे वो आपको और मायू को अलग करेंगे? आप फिक्र ना करें, आपके पापा और मैं बात करते हैं उससे। फिर वो तीनों भी नीचे आ गए। रेमांसी ने खुद को ठीक किया और वापस अपने काम में लग गई। रिदांश और अनवी भी मायू को लेकर आ गए थे। उन्होंने मायू को रेमांसी के पास छोड़ दिया। अनवी फिर अपने कमरे में चली गई क्योंकि उसे शाम की मेहंदी के फंक्शन के लिए रेडी होना था। रिदांश अपने कमरे में चला गया जहां रुद्रांश बेड पर किसी सोच में बैठा था। रिदांश रुद्रांश के पास जाकर बैठा। रिदांश, क्या हुआ भाई, किस सोच में है? क्या बात हुई टेरेस पर? रुद्रांश, कुछ खास नहीं, तू रेडी हो जा शाम के लिए। रिदांश, तू बताएगा नहीं ना मतलब? रुद्रांश, मैं जा रहा हूँ, तू जाकर रेडी हो जा। रिदांश,
फैन, मैं जाकर अंकल से पूछता हूँ। रुद्रांश ओके बताता हूँ और वो सब बातें रिदांश को बताता है। रिदांश को रुद्रांश की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने एक जोरदार पंच रुद्रांश के मुंह पर मारा। रुद्रांश लड़खड़ाकर पीछे हो गया। रिदांश चिल्लाकर, तू पागल हो गया है रुद्र? इतनी घटिया बात तेरे दिमाग में आई भी तो कैसे? तू मायू को भाभी से अलग करेगा? अरे उन्होंने कितना साथ दिया है तेरा। तू आज जो भी है उनकी वजह से है। जब तूने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था तब तू एक गुस्सैल इंसान था। तू बस अपने लिए सोचता था। भाभी ने तुझे जिंदगी जीना सिखाया, अपने परिवार के करीब ले आई। वो कुछ बोलती नहीं है, इसका फायदा मत उठा। रुद्रांश चिल्लाकर, यही तो बात है, वो कुछ बोलती नहीं है, कब बोलेगी वो? उसे भी मेरे साथ रहना है। मैं जितना बेताब हूँ उसके लिए, वो भी उतनी ही है। वो भी तड़पी है मेरे लिए जितना मैं तड़पा हूँ उसके लिए। बोल सकती थी ना वो कि मैं अपनी बेटी को नहीं करूंगी खुद से दूर। शिकायत करती, लड़ती, हक जताती। कब तक रहेगी ऐसे? उसे सीखना होगा लड़ना। इस बार मैं पहल नहीं करूंगा। इतने सालों से मुझसे दूर रही, ये भी नहीं सोचा कि मैं कैसे रह रहा हूँ। ये भी नहीं सोचा कि सब उसे धोखेबाज समझेंगे। मैं उसके जाने के बाद कितना टूट गया था। अगर मैं उस दिन ऑफिस में निशा और उसके पापा की बातें नहीं सुनता तो मैं हमेशा धोखेबाजी समझता ना। और मेरी किस्मत तो देख, वो मेरी ही नई कंपनी में है जो मैंने 5 साल पहले खरीदी थी, पर कभी यहाँ आया नहीं। इस बार उसे खुद बोलना होगा। जब तक वो लड़ेगी नहीं कैसे चलेगा? ये हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ औरत अगर चुप रहे तो लोग उसे कभी नहीं जीने देंगे। मैं कब तक प्रोटेक्ट करूंगा? ऐसे रहेगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। उसे जवाब देना, सही गलत के लिए बोलना पड़ेगा। मैंने उसका ट्रांसफर अपनी मुंबई के ब्रांच में करा दिया है। उसे भी अब तक पता चल गया होगा। अब वो उसी शहर में रहेगी, अब और दूर नहीं रहने दे सकता। देखता हूँ एक शहर में एक ऑफिस में रहने के बाद मुझसे और मायू से कितने दिन दूर रहती है। इधर रेमांसी के पास कॉल आ चुकी थी। वो परेशान थी ट्रांसफर का सुनकर। अभी उसे जॉब की बहुत जरूरत थी तो उसने हाँ बोल दिया था। उसने सारी तैयारियां करवाई और मायू को लेकर घर पर चली गई। उसने मायू को अपने सीने से लगाया हुआ था। उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। रुद्रांश को जब रेमांसी कहीं नहीं दिखी तो उसने वहां के क्रू मेंबर से पूछा तो उसने रेमांसी घर चली गई है बताया। रुद्रांश भी उसकी परेशानी समझ रहा था। समर जी और सरिता जी ने भी रुद्रांश को काफी समझाया, पर रुद्रांश ने उन्हें अपनी कसम दे दी कि इस बार वो लोग बीच में नहीं बोलेंगे। रिदांश भी नाराज था रुद्रांश से, पर रुद्रांश की बातें भी उसे कहीं न कहीं सही लग रही थीं। रेमांसी और मायू घर पहुंच चुके थे। रेमांसी ने देखा मायू उसकी गोद में ही सो गई थी। रेमांसी ने मायू को बेड पे जाकर लिटा दिया और खुद फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और मायू के बाजू में लेट गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। रेमांसी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रेमांसी मन में, इतनी नफरत करते हैं रुद्रांश आप मुझसे? शादी के लिए मना कर दिया सीधे, पर सही भी है। मैंने उस वक्त उन्हें अकेला छोड़ दिया जिस वक्त उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर मैं उनसे दूर नहीं जाती तो उनका बिजनेस डूब जाता, उससे सारी चीजें खराब हो जाती। मैं मायू से दूर होने का सोचकर ही घबरा रही हूँ। तो वो हमेशा से ही दूर थे मायू से। उन्हें कितना बुरा लगता होगा ये सोचकर। वो नहीं लाना चाहते अपनी लाइफ में मुझे तो कोई बात नहीं, बस प्यार पा लेने का नाम तो नहीं है। वो खुश तो मैं खुश, उनकी लाइफ है और उन्हें तो मुझसे कोई बेहद बेहतर मिल ही जाएगी। माँ पापा को भी मैंने उनकी पोती से दूर रखा, पर वो माँ बाप हैं, चाह कर भी मुझसे गुस्सा नहीं हो सकते। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, पर करना होगा ना। रुद्रांश का गुस्सा पता है, बात कोर्ट तक गई तो पापा और रुद्रांश की बहुत बदनामी होगी। मायू के सर को चूमते हुए, सॉरी मायू बेटा, मम्मू को आपसे दूर जाना होगा, पर तसल्ली एक बात की है, मायू और मैं एक ही सिटी में रहेंगे। चोरी छुपे कभी दिल किया तो देख सकती हूँ। मैं मायू और रुद्रांश को और दूर नहीं रख सकती। उन्हें भी हक है अपनी बेटी को प्यार देने का और मायू को भी हक है अपने पिता का प्यार पाने का। और मुझे मेरे रुद्रांश और माँ पापा पर पूरा भरोसा है। वो मायू को बहुत प्यार देंगे। रुद्रांश के साथ रहेगी तो वो सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी जो मैं शायद कभी ना दे पाऊँ। एक सिक्योर फ्यूचर मिलेगा। आपके पापा के साथ रहने पर कोई कभी भी आप पर उंगली नहीं उठाएगा।
रुद्रांश माँ पापा आपको कभी अपनी मम्मू की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। बेटा माफ करना अपनी मम्मू को, पर ये आपके अच्छे फ्यूचर के लिए सही है। शायद आप मुझसे बाद में नफरत करो, पर ये तकलीफ बाद में आपको हर खुशी देगी जो आप डिजर्व करते हो। इतना कहकर रेमांसी सोती हुई मायू को बेहताशा चूमती है। थोड़ी देर वैसे ही बैठे रहने के बाद रेमांसी मुंह धोकर किचन में चली जाती है। रात में रेमांसी और मायू खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मायू को सुला देती है। रेमांसी बेड पर लेटी ही थी कि उसका फोन बजा। इतनी रात को अननोन नंबर से कॉल देख रेमांसी ने पहले इग्नोर किया, पर मोबाइल लगातार बज रहा था। मायू की नींद खराब ना हो, इस वजह से उसने बालकनी में जाकर फोन उठा लिया। रेमांसी, हेलो कौन? रुद्रांश, मैं रुद्रांश। रेमांसी तो रुद्रांश का आवाज सुनकर ही घबरा गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटने ही वाला था कि उसने संभाल लिया। रुद्रांश, मायू सो गई? रेमांसी, जी पैक कर दो, रिसेप्शन होने के बाद हम लोग मुंबई के लिए निकल जाएंगे। रेमांसी, जी कर दूंगी। रुद्रांश हैरान रह गया था। उसे लगा नहीं था कि रेमांसी इतनी आसानी से मान जाएगी। मायू को उसके साथ भेजने रुद्रांश को गुस्सा आने लगा था रेमांसी के ऐसे संक्षिप्त जवाब देने से, पर उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। रुद्रांश, कैसी माँ हो ना तुम रेमांसी, कितनी जल्दी है तुम्हें अपनी बेटी से पीछे छुड़ाने की। वो मेरे साथ चली जाएगी तो तुम तो आजाद पंछी हो जाओगी ना, फिर तुम जो मन में आए वो कर सकती हो। रेमांसी, रखती हूँ, नींद आ रही है मुझे। इतना बोल रेमांसी फोन कट कर देती है और वहीं घुटने में सर छुपाकर रोने लगती है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था रुद्रांश के ऐसे बात करने पर। रुद्रांश नम आंखों से, और कितना गिराओगी तुम मुझे खुद की नजरों में रेमांसी? अब तो मैं खुद की नजरों में भी गिर चुका हूँ। इतना सब बोलने के बाद भी तुम मुझे पलटकर जवाब नहीं दे रही। किस मिट्टी की बनी हो तुम? ऐसे रहोगी तो ये दुनिया जीने नहीं देगी तुम्हें। ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। रिदांश और अनवी की शादी हो चुकी थी। इन 2 दिनों में समर जी और सरिता जी ने हर तरीके से रुद्रांश को समझाया, पर रुद्रांश का फैसला वही था। रेमांसी ने भी मायू को रुद्रांश के साथ जाने के लिए मना लिया था। मायू भी मान गई थी क्योंकि रेमांसी ने उससे थोड़े दिनों बाद वो उसके पास आ जाएगी ऐसा कहा था। रिदांश ने भी रुद्रांश को बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। रुद्रांश चाहता था रेमांसी उससे लड़े, उससे कहे कि वो उसके साथ जाना चाहती है, पर रेमांसी ने इन 2 दिनों में रुद्रांश को बहुत इग्नोर किया था। वो उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। रेमांसी ने 2 दिनों में ज्यादातर वक्त मायू के साथ ही बिताया। मायू उससे दूर होने वाली है, ये बात अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही थी। आज अनवी और रिदांश का रिसेप्शन था। रेमांसी सारी तैयारियां करने में लगी हुई थी अपनी टीम के साथ, पर उसका सारा ध्यान मायू के ऊपर था। मायू से दूर होने का सोच उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। उसे भी कल ही मुंबई के लिए निकलना था। कल से उसकी ज्वाइनिंग थी। फाइनली सारी तैयारियां हुई और रिसेप्शन अच्छे से हो गया। रेमांसी अपनी टीम के साथ सारा सामान समेटने में लगी थी, तभी रुद्रांश उसके पास आ गया। मायू उसकी गोद में ही थी। रुद्रांश, हम लोगों को निकलना है, मायू का सामान। रेमांसी, हम लाती हूँ। इतना कहकर रेमांसी चली गई मायू का सामान लाने। रुद्रांश को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रेमांसी के चुप रहने पर सरिता जी, समर जी भी रुद्रांश के पास आकर खड़े हो गए थे और एक आस की नजर से उसे देख रहे थे। समर जी गुस्से में, एक बार फिर सोच लीजिए, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सरिता जी नम आंखों से, आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी रुद्रांश। रुद्रांश ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो मायू से बातें करने में लगा हुआ था। थोड़ी देर में रेमांसी मायू का बैग लेकर आई। मायू रेमांसी की गोद में आ गई। मायू, मम्मू आप जल्दी आ जाओगे ना? मैं आपको बहुत मिस करूंगी मम्मू। रेमांसी नम आंखों से मायू के गाल चूमते हुए, बेटू मम्मू आपके पास जल्दी ही आ जाएगी, पर तब तक आप ना पापा, दादाजी, दादी जी को बिल्कुल परेशान मत करना। आइसक्रीम बिल्कुल भी मत खाना, आपको पता है ना उसे खाने की वजह से आपको बुखार होता है। एकदम अच्छे से रहना, शैतानी नहीं। आप अब वहीं स्कूल जाओगे तो मन लगाकर पढ़ना, और मम्मू लव्स यू वेरी मच बेटा। कोई इतनी सब बातें कहते हुए ही रेमांसी ने न जाने कितनी बार मायू को चूम चुकी थी। रेमांसी ने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला हुआ था। मायू रेमांसी के गाल चूमते हुए, लव टू मम्मू, आप भी अपना ख्याल रखना और आप भी आइसक्रीम मत खाना, वो आपको भी सूट नहीं करती, और जल्दी से मेरे पास आ जाना।
मम्मू मैं आपको बहुत मिस करूंगी। रेमांसी मायू का माथा चूमते हुए मैं भी बेटू। वहां खड़े हर एक शख्स की आंखें नम थीं। बस रुद्रांश की आंखों में ही गुस्सा और बेबसी थी। रुद्रांश ने रेमांसी से मायू को ले लिया। रुद्रांश चलो सोना, हमें लेट हो रहा है। सरिता जी और समर जी रेमांसी के पास आते हुए, बेटा अपना ध्यान रखना और अपने माँ बाप को माफ कर देना। हम इस बार भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। रेमांसी नम आंखों से, अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। मायू मुझसे ज्यादा आप लोगों के साथ खुश रहेगी और मुझे आप पर और रुद्रांश पर पूरा भरोसा है कि वो उसकी परवरिश मुझसे भी अच्छी कर सकते हैं। सरिता जी और समर जी उसके सर पर हाथ रखते हुए, अपना ध्यान रखना और कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक बताना। रेमांसी ने हाँ में सिर हिला दिया। इतना कहे उन्होंने रिदांश, अनवी और उनके माता पिता से विदा ली। रिदांश के माता पिता को भी मायू और रेमांसी के बारे में पता चल गया था। रिदांश और अनवी यहीं से अपने हनीमून के लिए जाने वाले थे। रिदांश जाना नहीं चाहता था, पर रुद्रांश ने उसे भी अपनी कसम देकर राजी कर लिया था। वो लोग सबसे विदा लेकर कार में बैठ गए। रेमांसी नम आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। मायू कार में बैठे उसे हाथ हिलाकर बाय कर रही थी। थोड़ी ही देर में कार रेमांसी की आंखों से ओझल हो गई। इस बीच रुद्रांश ने उसे एक बार भी नहीं देखा था। रेमांसी थके कदमों से अपने घर की तरफ चली गई, क्योंकि उसका सारा काम हो गया था। वो भी कार में बैठ अपने टीम के साथ निकल गई। रेमांसी सबके सामने खुद को संभाले हुई थी। वो अपने फ्लैट में आई। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा बंद करते ही जो इतनी देर से उसने खुद को संभाल रखा था, उसकी सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर तक वो रोती रही। थोड़ी देर के बाद वो उठ खड़ी हुई और फ्रेश होने को चली गई। वो जाकर बेड पर लेट गई और मायू के टेडी बियर को अपने सीने से लगा लिया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह उसकी आंखें खुली तो वो हड़बड़ाकर उठी। उसकी फ्लाइट थी मुंबई के लिए। उसे आज से ज्वाइन करना था। उसने फटाफट अपना लगेज पैक किया और घर को ताला लगा दिया। उसने एक बार पूरे घर को जी भरकर देखा। यहाँ उसकी बहुत सी खूबसूरत यादें थीं मायू के साथ। जब वो इस घर में आई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। ये घर उसे कंपनी ने दिया था। मायू का जन्म, मायू की पहली बार बैठना, बोलना, चलना, मायू की प्यारी सी पटर पटर, उसकी शरारतें, इन सबको याद कर रेमांसी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ घंटों के सफर के बाद वो मुंबई आ गई थी। 5 साल बाद वो मुंबई की धरती पर कदम रख रही थी। उसने ऑफिस में फोन किया तो उसे वहां से अपने नए फ्लैट का एड्रेस मिला और दोपहर तक ज्वाइन करने को कहा। रेमांसी को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रेमांसी दिए गए पते पर पहुंच गई थी। उसने देखा तो उसका फ्लैट बहुत सुंदर था। वो 2 BHK फ्लैट था और एरिया में भी काफी अच्छा था। जरूरत की सारी चीजें मौजूद थीं। रेमांसी को काफी अजीब लगा, पर थकी होने के कारण उसने ध्यान नहीं दिया और उसे दोपहर तक रिपोर्ट भी करना था। वो फटाफट नहाकर रेडी हुई और थोड़ा सा नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल गई। वो ऑफिस पहुंची तो वो एक बहुमंजिला इमारत थी। उस इमारत के 12 मंजिल से कोई रेमांसी की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान भी थी। रेमांसी अंदर आई तो पूछने पर पता चला कि उसका केबिन 12 मंजिल पर है। वो थैंक यू बोलकर लिफ्ट की ओर बढ़ गई। वो 12 मंजिल पर गई। वहां सामने की तरफ अपने केबिन की ओर बढ़ गई। वो केबिन बहुत ही शानदार था, बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। फ्लावर पॉट में उसके पसंदीदा रेड रोजेस थे। अब उसे कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। तभी उसका केबिन नॉक हुआ। रेमांसी, कम इन। प्यून अंदर आ जाता है। प्यून, आपको एमडी सर बुला रहे हैं मैडम। रेमांसी, उनका केबिन कहाँ है, आप बता सकते हैं मुझे। प्यून, आपके बाजू वाला केबिन उनका ही है। रेमांसी, ठीक है आप जाइए, उनसे बोल दीजिएगा मैं आ रही हूँ। प्यून हामी सर हिलाकर चला जाता है। रेमांसी अपने केबिन से बाहर निकलती है और बाजू वाले केबिन में जाकर नॉक करती है। अंदर से आवाज आती है, कम इन। रेयांसी को आवाज काफी जानी पहचानी लगती है। वो अंदर जाकर देखती है तो सामने वाले शख्स को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रेमांसी एकटक अपने सामने बैठे शख्स को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। रेमांसी हड़बड़ाते हुए, आप यहाँ कैसे? रुद्रांश तिरछी मुस्कान के साथ, पहली बात तो ये है कि मैं आपका बॉस हूँ, इस कंपनी का मालिक, तो कॉल मी सर।
मेरी कंपनी में मैं नहीं रहूंगा तो और कौन रहेगा? रेमांसी हैरानी से, ये आपकी कंपनी है? रुद्रांश, जी हाँ, ये मेरी कंपनी है और तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट। रेमांसी लगभग चिल्लाते हुए, क्या? रुद्रांश, आवाज कम रखो अपनी और जाओ मेरे लिए लंच ले आओ। रेमांसी होश में आते हुए, मुझे नहीं करनी ये जॉब, मैं जा रही हूँ। रुद्रांश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे रेमांसी के करीब आने लगा। रेमांसी पीछे पीछे कदम ले रही थी। अचानक से वो रुक गई क्योंकि उसके पीछे दीवार थी। रेमांसी ने साइड से निकलना चाहा, पर रुद्रांश ने दोनों तरफ हाथ लगाकर उसे लॉक कर दिया। रुद्रांश सख्ती से, कब तक भागना है ऐसे? सब तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा ना। तुम्हारी जब मर्जी चली आई, जब मर्जी चली गई, बहुत हुआ तुम्हारा। रेमांसी धीमी आवाज में, जाने दीजिए, मुझे नहीं करनी जॉब। रुद्रांश का गुस्सा फूट पड़ा। रुद्रांश चिल्लाकर, जाना है ना, जाओ, पर कंपनी को पहले 2 करोड़ पे करने होंगे। रेमांसी उसकी इस बात पर आंखें फाड़े असमंजस से उसकी तरफ देखने लगी। रेमांसी, क्या मतलब? किस चीज के 2 करोड़? रुद्रांश, कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही छोड़कर जाने के। रेमांसी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? रुद्रांश, परसों रात तुमने अपने ट्रांसफर पेपर पर साइन किए होंगे, उस पर साफ तौर पर ये बात थी, पर तुमने वो पेपर पढ़े नहीं ठीक से, काम की वजह से। वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। रेमांसी रुद्रांश की बातें सुन शौक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। रुद्रांश, वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। रुद्रांश ने ये बात एकदम उसके कान के पास आकर कही थी। रुद्रांश की गर्म सांसें रेमांसी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। रेमांसी ने जैसे ही उसकी तरफ नजर उठाकर देखा, रेमांसी को वक्त नहीं लगा उसकी आंखों में खोने में। रुद्रांश एकदम प्यार से, क्यों कोशिश करती हो जब नहीं रह पाती मुझसे दूर? तुम्हारी इन आंखों में बेहिसाब मोहब्बत है मेरे लिए। इतना कहते कहते रुद्रांश का चेहरा रेमांसी के चेहरे के बेहद करीब आ चुका था। रेमांसी पूरी तरह खो चुकी थी उसकी आंखों में। तभी गेट नॉक हुआ। आवाज से रेमांसी होश में आ गई और एकदम से रुद्रांश को खुद से दूर किया। रुद्रांश को दरवाजा नॉक करने वाले शख्स पर गुस्सा आ रहा था। रेमांसी फटाफट वहां से निकली और अपने केबिन में आ गई। वो अपनी सांसें काबू करने की कोशिश करने लगी। उसने फटाफट टेबल पर रखा हुआ गिलास उठाया और एक सांस में पी गई। रेमांसी मन में, क्या जुर्रत थी तुझे बिना पढ़े साइन करने की? कितना मुश्किल था उनको खुद से दूर करना, और कैसे आंखें फाड़े देख रही थी तू उनको। क्या सोच रहे होंगे वो? बेटा रेमांसी, जब तक तू यहाँ है उनसे दूर रहे और बस अपने काम से मतलब रख। रेमांसी ये सब सोच रही थी, तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा तो कोई अननोन नंबर था। उसने रिसीव किया तो सरिता जी थीं। रेमांसी, प्रणाम माँ। सरिता जी, प्रणाम बेटा। वो मायू आपसे बात करने की जिद कर रही थी, मैंने समझाया पर मान नहीं रही है। सुनकर रेमांसी की आंखों में आंसू आ गए। रेमांसी, माँ कह दीजिए मायू से कि मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करूंगी। उसे थोड़ी थोड़ी कर मेरी आदत छोड़नी होगी। सरिता जी, पर बेटा ऐसा कब तक चलेगा? मैं ज्यादा दिन संभाल नहीं पाऊंगी। रेमांसी, अब आपको ही लाइफ टाइम संभालना है मायू को, और आप बहुत अच्छे से संभाल लोगे, पता है मुझे। चलिए माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। इतना कह रेमांसी ने फोन रख दिया क्योंकि उसे खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। वो सरिता जी को बता भी नहीं सकती थी कि वो मुंबई में है, नहीं तो सरिता जी जिद करती उससे घर आने के लिए। फोन काटने के बाद रेमांसी ने अपने आंसू पोंछे और टेबल पर रखी हुई फाइल देखने लगी। वो काम में बिजी हो गई थी। रुद्रांश भी अपने काम में बिजी हो गया। कुछ घंटों बाद ऑफिस का टाइम खत्म हो गया। रेमांसी ने अपने घर के लिए कैब बुक की और नीचे चली गई। उसे खड़े हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि रुद्रांश उसे नीचे आता हुआ दिखाई दिया। रुद्रांश की नजरें रेमांसी से मिली, तभी रेमांसी की कैब भी आ गई। रेमांसी झट से कैब में बैठी और कैब चली गई। रुद्रांश उसकी इस हरकत पर मुस्कुराने लगा। रुद्रांश मन में, कितने दिन ऐसे भागोगी मुझसे? आखिर आना तो मेरे पास ही है, बस अब जल्दी आ जाओ और मेरा परिवार पूरा कर दो। यही सब सोचते हुए रुद्रांश भी अपनी कार में बैठ गया और निकल गया। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। इन दिनों में रुद्रांश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी रेमांसी को परेशान करने में, पर रेमांसी उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। रेमांसी को लगता था कि रुद्रांश उससे नफरत करता है, इसीलिए वो उससे दूर ही रहती थी। वो खुद को कोई उम्मीद नहीं देना चाहती थी। रेमांसी मायू को लेकर परेशान थी। वो बिल्कुल भी रह नहीं पा रही थी मायू के बिना।
पर उसने खुद को किसी तरह से संभाला हुआ था। वो रोज सरिता जी को फोन करती थी, पर मायू से बात नहीं करती थी। सरिता जी उसे चुपके से वीडियो कॉल पर मायू की एक झलक दिखा देती थी। सरिता जी, समर जी सबकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ थे, पर वो रुद्रांश की कसम की वजह से चुप थे। रुद्रांश, समर जी, सरिता जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मायू के लाड़ प्यार में। मायू पहले 2 दिन तो ठीक थी, पर जब रेमांसी से उसकी बात नहीं हो रही थी तो वो चुप रहने लगी। घर में सब खूब कोशिश करते, पर मायू चुप ही रहती। माँ होती ही ऐसी है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले माँ की जगह नहीं ले पाता। एक माँ अपने आप में पूरी दुनिया होती है। रेमांसी ऑफिस में बैठे हुए अपना काम निपटा रही थी, तभी एक जोरदार आवाज के साथ रेमांसी के केबिन का दरवाजा खुला और रुद्रांश अंदर आ गया। रुद्रांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। वो रेमांसी की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाने लगा। रेमांसी उससे बार बार अपना हाथ छुड़ा रही थी, पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। ऑफिस के सारे लोग वो नजारा मुंह फाड़े देख रहे थे। जिनके बॉस ने आज तक किसी लड़की के हाय का जवाब नहीं दिया, वो लड़का आज सारे स्टाफ के सामने एक लड़की का हाथ पकड़कर ले जा रहा था, तो उनका रिएक्शन ऐसा ही होगा ना। रुद्रांश रेमांसी को घसीटते हुए पार्किंग में ले आया और कार खोलकर उसे आगे की सीट पर धक्का दे दिया और खुद ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ गया। रेमांसी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी रुद्रांश से कोई सवाल करने की। उसे पता था रुद्रांश को अपने गुस्से में कुछ समझ नहीं आता, और जब भी वो गुस्से में होता है वो पागल हो जाता है। रुद्रांश गुस्से में बहुत तेज ड्राइव कर रहा था और रेमांसी डर कर खुद में ही सिमटी हुई बैठी थी। थोड़ी ही देर में कार एक शानदार घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी ने रुद्रांश को देखकर गेट खोला। रुद्रांश ने अंदर आकर जल्दी से गाड़ी रोकी और उतर गया। उसने झट से रेमांसी के साइड का गेट खोला और उसकी कलाई पकड़कर उसे बाहर उतारा और वापस घसीटते हुए उसे घर के अंदर ले गया। घर के सारे नौकर ये तमाशा देख रहे थे। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब रेमांसी को पहचानते थे, पर इतने साल देखने के बाद हैरान थे। रुद्रांश घसीटते हुए रेमांसी को सीढ़ियों से ऊपर ले गया। वो ऊपर आकर एक कमरे की ओर बढ़ा और उस कमरे के अंदर ले जाकर उसने रेमांसी को झट से छोड़ा, तो रेमांसी गिरते गिरते बची। रेमांसी ने अपने सामने देखा तो मायू कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। उसके आजू बाजू सरिता जी और समर जी बैठे हुए थे। मायू की हालत देख रेमांसी की आंखें नम हो गईं। रेमांसी को ऐसे देख वो लोग झटके से उठ गए और रेमांसी के पास आकर खड़े हो गए। फिर भी रुद्रांश पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। रेमांसी कुछ समझ पाती इससे पहले ही रुद्रांश ने फिर एक बार उसकी कलाई पकड़ी और रूम से बाहर ले जाता हुआ सीढ़ियों से हॉल में लेकर आ गया। उसके पीछे पीछे सरिता जी और समर जी भी आ गए। सरिता जी ने एक मेड को मायू के पास भेज दिया। समर जी चिल्लाते हुए, ये क्या हरकत है रुद्रांश? और रेमांसी, बेटा आप यहाँ कब आई? रुद्रांश, पापा ये 5 दिनों से यहीं पर है, मैंने ही ट्रांसफर करवाया है इसका। ये गोवा में मेरी ही कंपनी में काम करती थी। देखिए ना पापा, कैसी माँ है ये, 5 दिनों से इसी शहर में है, फिर भी एक बार अपनी बेटी से मिलने तक नहीं आई। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? और वहाँ मेरी बेटी है जो तुम्हें याद करके बुखार में तप रही है। कितनी बेशर्म हो ना तुम। 5 दिनों से मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक सिकन नहीं देखी। मायू को लेकर ना तुमने मुझसे कोई सवाल किया। तुम इतनी घटिया रहोगी कभी सोचा नहीं था मैंने। रुद्रांश ने इतना ही कहा था कि सरिता जी ने आगे बढ़कर रुद्रांश के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। रुद्रांश अभी सरिता जी के ही थप्पड़ से संभल नहीं पाया था कि एक और थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। उसने सामने देखा तो समर जी थे। समर जी चिल्लाते हुए, शर्म नहीं आई आपको इतनी घटिया बातें रेमांसी से करते हुए? एक माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है और आप इतनी घटिया बातें बोल रहे हैं। खबरदार आगे से इस तरह कभी रेमांसी से बात की तो। सरिता जी, आपके पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपने गुस्से को काबू में रखिए रुद्रांश, कहीं आपका ये गुस्सा सब कुछ बर्बाद ना कर दे। तभी उन्हें मेड की आवाज आई। मेड ने बताया कि मायू को होश आ गया है। इतना सुनते ही रेमांसी ने आओ देखा ना ताओ सीधा सीढ़ियों की तरफ भागी और फटाफट सीढ़ियां चढ़ मायू के रूम की ओर बढ़ गई। उसके पीछे बाकी सब भी आ गए। वो लोग रूम में आए तो देखा कि रेमांसी ने मायू को अपने सीने से लगा रखा था।
और उसके आंसू लगातार बह रहे थे और मायू के उतरे हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वो लगातार बातें किए जा रही थी रेमांसी से। मायू रेमांसी के आंसू पोंछते हुए, मम्मू आप रो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुपर गर्ल की सुपर मम्मू हो ना, सो डोंट क्राई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्रांश रेमांसी की ओर देख रहा था जो बिल्कुल नॉर्मल होकर मायू से बात कर रही थी। रेमांसी मुस्कुराते हुए नम आंखों से, हाँ मेरी दादी अम्मा नहीं रो रही, और ये क्या, आपने अपनी तबीयत कैसे खराब कर ली? मायू मासूम फेस बनाते हुए, अब वो तो हो गई मम्मू, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा हुआ ना आप आ गई यहाँ। रेमांसी, आपको पता है आपको ऐसे देख दादू दादी और पापा की कितनी हालत खराब हो गई थी। मैंने कहा था ना आपको अपना ख्याल रखने को। मायू, मम्मू प्लीज, सॉरी ना, मुझे भूख लगी है, आप पास्ता खिला दो। रेमांसी, एक कान के नीचे लगाऊं मैं? बुखार कितना है आपको? अभी थोड़ा कम हुआ है, पास्ता नहीं मिलेगा। मायू पप्पी फेस बनाते हुए, प्लीज ना मम्मू, बना दो ना, पापा बोलो ना मम्मू को। रुद्रांश ने रेमांसी की तरफ देखा जो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। सरिता जी, रेमांसी बना दीजिए, मायू कह रही है तो। समर जी, हाँ रेमांसी बना दीजिए, हम भी खा लेंगे, काफी दिन हो गए हैं आपके हाथों का खाना खाए। रेमांसी, मैं अभी बना देती हूँ, आप लोग बैठिए, मैं आई। थोड़ी देर बाद रेमांसी ने पास्ता बनाया तो मायू ने डाइनिंग एरिया में ही जाकर खाने की जिद की तो रुद्रांश उसे गोद में उठाकर ले आया। सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे। मायू सबसे ढेर सारी बातें की जितनी उसने 5 दिनों से नहीं की थी। रेमांसी ने उसके साथ थोड़ा बहुत खा लिया था। सब उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उसका बुखार भी काफी हद तक कम हो गया था। सरिता जी ने रेमांसी को वहीं रहने को बोला पर रेमांसी ने तुरंत मना कर दिया। पर समर जी और सरिता जी के बहुत मनाने पर वो मान गई, सिर्फ आज रात के लिए। रुद्रांश की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी रेमांसी से नजरें मिलाने की, इसलिए वो अपने कमरे में चला गया। सरिता जी, समर जी भी थोड़ी देर बात करने के बाद अपने कमरे में चले गए। मायू को गोद में लेकर रेमांसी भी मायू के कमरे में चली गई। रेमांसी ने मायू को दवाई दी और मायू को बेड पर लिटाकर खुद भी उसके पास लेट गई। मायू ने कसकर रेमांसी को पकड़ रखा था और रेमांसी को भी बेहद सुकून महसूस हो रहा था। इस वक्त जो 5 दिनों में कहीं खोसा गया था, उसने भी मायू को कसकर अपनी बाहों में ले रखा था और वो मायू को थपकियां दे रही थी। मायू की बकबक लगातार चालू थी। वो बता रही थी कि 5 दिनों में यहाँ सबने उसका कितना लाड़ किया। थोड़ी देर बाद मायू सो गई। रेमांसी वैसे ही उसे थपकी देने लगी। थोड़ी देर बाद रेमांसी को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। रेमांसी बुरी तरह डर गई। फिर उसने थोड़ी सी हिम्मत की। रेमांसी ने थोड़ा सा पलट कर देखा तो रुद्रांश था जो उसके ही बराबर में उसके करीब लेटा हुआ था। रेमांसी ने उठना चाहा पर रुद्रांश ने उसे उठने नहीं दिया। रेमांसी वैसे ही रुद्रांश की ओर पीट कर लेटी रही। वो नहीं चाहती थी कि मायू की नींद खराब हो। थोड़ी देर बाद उसे अपनी गर्दन पर रुद्रांश के गर्म आंसू महसूस हुए। वो झट से उठ बैठी और रुद्रांश का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर बालकनी में ले आई और दरवाजा हल्के से बंद कर दिया। रुद्रांश झट से रेमांसी के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। रेमांसी परेशान होते हुए, क्या हुआ रुद्र, ऐसे क्यों रो रहे हैं? चुप हो जाइए प्लीज। रुद्र वैसे ही रोता रहा। उसने कसकर रेमांसी को पकड़ रखा था। रेमांसी उसकी पीठ को सहला रही थी। थोड़ी देर बाद रुद्र शांत हुआ और रेमांसी से अलग हुआ। रेमांसी ने पास रखे कौच पर उसे बैठा दिया और खुद जाकर उसके बगल में बैठ गई। रेमांसी, क्या हुआ आपको, क्यों परेशान है? मायू अब बिल्कुल ठीक है, आप इतना टेंशन मत लीजिए, कल सुबह तक वो एकदम ठीक हो जाएगी। बस थोड़ा सा बुखार था, वो तो वेदर चेंजिंग की वजह से होता ही है, इसमें डरने वाली क्या बात है, बताओ। रुद्र काउच से उठकर रेमांसी के पैरों के पास बैठ गया। माफ कर दो मुझे रेमांसी, बहुत भला बुरा कहा मैंने, पता है मैं बहुत बुरा हूँ, शुरू से ही गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता हूँ और आज भी ऐसा ही हुआ। माँ ने जब फोन कर ऑफिस में मुझे बताया कि सोना की तबीयत बहुत खराब है, घर आया तो डॉक्टर ने कहा कि काफी तेज बुखार है, जल्द नहीं उतरा तो सोना को एडमिट करना होगा। मैं बहुत डर गया था रेमांसी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं चाहता था कि मैं मायू को तुमसे मांगूं और तुम मुझसे लड़ो झगड़ो, हक जताओ, मुझे साथ में ले जाने के लिए कहो, पर तुमने ऐसा नहीं कहा। मुझे लगा था तुम खुद गई थी तो तुम मुझे मनाओ, मैं नाराज हूँ, पर तुमने ऐसा नहीं किया, मायू को भी चुपचाप भेज दिया। मैं चाहता हूँ
तुम खुद के लिए लड़ो, तुम्हें कभी मेरी जरूरत ना पड़े, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको, तुम खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हें मेरी कभी जरूरत ना पड़े। समाज से लड़ने में तुम खुद अपने लिए और मायू के लिए लड़ो। रेमांसी ने रुद्र का हाथ पकड़ उसको उठाकर अपने पास बैठाया और उसके कंधों पर अपना सर रख लिया। आप बिल्कुल बुरे नहीं हैं रुद्र, आप बहुत अच्छे हैं। और हम गुस्सा भी तो उसी पर करते हैं ना, जिससे हम प्यार करते हैं। आप पर पूरा भरोसा था कि आप मायू को लेकर जाओगे तो मुझसे भी अच्छी परवरिश करेंगे माँ पापा उसकी, इसलिए आपके साथ भेज दिया था। मुझे पता था आप नाराज हैं और उस दिन पापा के कहने पर भी आपने मना कर दिया था, तो मुझे लगा आप मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। और आपकी बात सही भी थी, मैं खुद आपको छोड़कर गई थी तो कैसे आती आपके पास। रुद्रांश, जो बीत गया सो बीत गया, आज से हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। रेमांसी उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए, जी रुद्र, इतना कहकर रुद्रांश ने रेमांसी को अपनी बाहों में भर लिया। रुद्रांश, आई लव यू मेरी मायू की अम्मा। रेमांसी मुस्कुराते हुए, आई लव यू टू मेरे मायू के खड़ूस पापा। इतना सुनते ही रुद्रांश हंसने लगता है। रेमांसी रुद्रांश के सीने से लगी हुई बैठी थी। आज उन दोनों के चेहरे पर सालों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। रेमांसी, एक बात पूछूं आपसे। रुद्र, पूछो न जाना। रेमांसी, निशा कहाँ है अब। रुद्र रेमांसी को खुद से दूर करते हुए, मूड खराब क्यों करना है मेरा तुम्हें। रेमांसी रुद्र के वापस गले लगते हुए, क्यों सड़ रहे हैं, सीधे जवाब नहीं दे सकते क्या, बताइए ना। रुद्र एक लंबी सांस लेते हुए, पता नहीं मुझे, इतना खाली टाइम नहीं है मेरे पास जो उसकी खबर रखूंगा। तुम्हारे जाने के बाद जब उसकी सच्चाई पता चली तो मैंने उसके पापा का बिजनेस बंद करवा दिया। उसके बाद वो दोनों मुंबई छोड़कर चले गए। कहाँ गए मुझे नहीं पता। रेमांसी, हाँ तो इतना ही बोलना था, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात थी। रुद्र, सॉरी, उसका नाम सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है, आज उसके कारण ही हमने इतना कुछ झेला है। रेमांसी, आपको पता है रुद्र, ये गुस्सा होता है ना, वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये सब कुछ खराब ही करता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर गुस्सा उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी हो। आप प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, अपना गुस्सा कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। अब मायू भी है ना, उसके लिए कम से कम। रुद्र रेमांसी को अपने करीब करते हुए, हाँ जाना। रेमांसी का हाथ पकड़ते हुए, पक्का वाला प्रॉमिस। बेमतलब गुस्सा नहीं करूंगा। तुम्हें पता है, औरत के बिना आदमी की जिंदगी अधूरी होती है। ये तुम्हारे जाने के बाद जाना है मैंने। एक औरत आदमी की ताकत होती है, सही गलत बताने वाली। फिर चाहे आप उस पर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, औरत से ही आदमी की जिंदगी होती है। फिर वो चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीबी हो। एक आदमी कितना ही झूठा अहंकार क्यों ना पाल रखे, पर ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता कि औरत के बिना वो अधूरा होता है। रेमांसी, समझदार हो गए हैं आप। Match tickets to cricket kids to cashbacks. Buy Oreo and get your gifts from Dhoni. मेरे साथ बैठे बैठे, वैसे सॉरी रुद्र, आज मेरी वजह से माँ पापा ने आप पर हाथ उठाया। रुद्र, सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, बातें ही उतनी गलत की थी मैंने, उन्होंने एक एक थप्पड़ में ही छोड़ दिया। मेरी बातें तो ऐसी थीं, उन्होंने मुझे चप्पल से मारना चाहिए था। रेमांसी, वो तो है, वैसे आप कितने मस्त लगते ना चप्पल से मार खाते हुए। ये कहकर रेमांसी खिलखिलाकर हंसने लगती है तो रुद्रांश भी हंस देता है। रुद्रांश उठकर खड़ा होते हुए, जाओ सो जाओ तुम, मायू उठ गई तो तुम्हें अपने पास ना देखकर परेशान हो जाएगी। रेमांसी मुस्कुराते हुए, जी आप भी जाइए, वैसे भी काफी रात हो गई है। रुद्रांश रेमांसी का माथा चूम वहां से चला जाता है। रेमांसी भी अंदर रूम में चली जाती है, मायू के पास। रुद्रांश भी अपने कमरे में आकर लेट गया था। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल याद करके सो जाते हैं। सुबह सब नाश्ते की टेबल पर जमा थे। मायू बिल्कुल ठीक थी तो वो भी सबके साथ नाश्ता कर रही थी। रुद्रांश ने अपने और रेमांसी के बीच सब ठीक होने वाली बात बता दी थी। समर जी और सरिता जी बहुत खुश थे और जल्द से जल्द रेमांसी और रुद्रांश की शादी की तारीख के लिए पंडित जी को बुलवाने वाले थे। शाम हुई, पंडित जी आए तो उन्होंने 2 दिन बाद शुभ मुहूर्त का बताया तो सब राजी हो गए। सबने डिसाइड किया कि कल शॉपिंग पर जाएंगे। मायू तो बहुत खुश थी अपनी मम्मू और पापा की शादी का सुन। ऐसे ही आज का दिन बीत गया। अगले दिन सब शॉपिंग के लिए निकल गए। सरिता जी समर जी नहीं गए थे, उनके लिए रेमांसी और रुद्र ही शॉपिंग करने वाले थे। मायू रुद्रांश रेमांसी मॉल में आ गए।
उन तीनों ने जमकर शॉपिंग की। वो तीनों मॉल से बाहर आ गए तो रुद्रांश पार्किंग से गाड़ी लेने चला गया। रेमांसी और मायू बाहर ही खड़ी थी कि एक काले रंग की कार आई। उसमें से कुछ गुंडे जैसे लोग बाहर निकले और रेमांसी को धक्का देकर मायू को लेकर चले गए। रेमांसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद रुद्र वहां पर आया कार लेकर। रेमांसी को ऐसे देखकर वो घबरा गया। उसने रेमांसी को संभाला। फिर रुद्रांश के पूछने पर रेमांसी ने रोते रोते सब बता दिया। अभी रुद्रांश रेमांसी की बात सुन ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। उसने देखा तो एक अननोन नंबर से मैसेज था। उसमें एक एड्रेस लिखा था और रुद्रांश को उस एड्रेस पर आने के लिए कहा गया था। मायू उनके ही पास है, ऐसा लिखा था इस मैसेज में। रुद्रांश ने रेमांसी से घर जाने के लिए कहा पर वो नहीं मानी। आखिर में उसे साथ ले जाना पड़ा। वो लोग दिए गए एड्रेस पर पहुंचे तो एक खाली गोडाउन था। वो लोग अंदर आए। रेमांसी और रुद्रांश अंदर आए तो चौंक गए क्योंकि सामने शादी का मंडप था। वहां बहुत सारे गार्ड्स भी थे। एक तरफ मायू को बांध कर रखा गया था। मायू लगातार रो रही थी, चिल्ला रही थी। रेमांसी ने जब मायू को ऐसे देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वहीं रुद्रांश की आंखें लाल हो गई थीं, मानो उसकी आंखों में खून उतर आया था। रुद्रांश मायू की तरफ बढ़ा ही था कि एक आवाज आई। रुद्रांश और रेमांसी ने उस तरफ देखा तो निशा खड़ी थी। उसने दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था। उसके साथ एक लड़का भी था। रुद्रांश उस लड़के को देखकर पहचान गया। लड़का निशा का कजिन हर्षल था। वो भी बहुत घटिया था। हर्षल की नजर जब रेमांसी पर पड़ी तो वो रेमांसी को बेहद घटिया नजरों से घूरने लगा। रुद्रांश का सब्र अब खत्म हो गया था। वो झट से आगे बढ़ा और निशा की गर्दन पकड़ ली। रुद्रांश चिल्लाकर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी को किडनैप करने की? निशा छटपटाने लगी, छोड़ो मुझे वरना तुम्हारी बेटी। रुद्रांश ने इतना सुनते ही उसकी गर्दन छोड़ी। निशा ने उसे पीछे देखने का इशारा किया। रुद्रांश ने पीछे देखा तो दो गार्ड्स मायू पर गन तानकर खड़े हुए थे। रुद्रांश उन गार्ड्स की तरफ बढ़ने लगा तो और दो गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने लगे। वो लगातार छटपटा रहा था और छूटने की कोशिश कर रहा था। रेमांसी लगातार रुद्रांश और मायू को छोड़ देने के लिए बोल रही थी। निशा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी तुम्हें? मेरी खुशियां बर्बाद कर तुम कैसे खुश रह सकते हो? तुम्हारी वजह से मेरे पापा कार हुए ठीक से बात नहीं कर पाते क्योंकि तुमने उनकी कंपनी बंद करवा दी। सब बर्बाद हो गया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। पर अब हर एक चीज का हिसाब होगा। तुम्हें क्या लगा तुमने मेरी खबर लेना छोड़ दिया तो मुझे भी कुछ पता नहीं होगा तुम्हारे बारे में? तुम्हारी हर एक हरकत पर नजर रखी थी। मैं खुश थी कि तुम भी तड़प रहे थे, पर ये रेमांसी न जाने कहां से वापस आ गई। और ये तुम्हारी बेटी तुम्हारे प्यार की निशानी है ना? और मुझे पता है तुम इसके लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम चाहो तो मैं इसे अभी के अभी छोड़ दूं, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। रुद्रांश, नो नेवर, मैं कभी ये नहीं करने वाला। निशा तिरछा मुस्कुराते हुए, तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा अपनी मासूका से प्यार है शायद। मायू के पास जाते हुए, बेटा, आपके पापा आपकी माँ से आपसे ज्यादा प्यार करते हैं तो आपको मरना ही होगा ना। मैं हर हालत में आपके पापा को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। इतना कहकर वो मायू के ऊपर गन तान देती है। रेमांसी, प्लीज उसे कुछ मत करना। निशा, इन सब में मायू की क्या गलती है? हर्षल रेमांसी के करीब आते हुए उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। हर्षल रेमांसी के चेहरे पर उंगली फेरते हुए, अरे इतनी आसानी से नहीं रेमांसी जी। अगर आप मुझे खुश कर दें तो मैं अपनी बहन से कह दूंगा कि वो आपकी बेटी और रुद्रांश को छोड़ दें। उसकी इस बात पर निशा बेशर्मी से हंसने लगती है। रुद्रांश की आंखें गुस्से में अंगारे बरसाने लगीं। वो लगातार छटपटा रहा था। गार्ड्स उसे वापस पीटने लगे। रुद्रांश से जमीन पर गिर गया। वो खुद को आज बेहद बेबस महसूस कर रहा था। रेमांसी, ठीक है, मैं तैयार हूँ। खुश करना है ना आपको? मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके इतना कहते ही निशा हैरानी से उसे देखने लगी। रुद्रांश भी हल्की बेहोशी की हालत में उसे ही देख रहा था। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। हर्षल इतराते हुए, गार्ड्स छोड़ दो रेमांसी जी को। गार्ड्स ने जैसे ही रेमांसी को छोड़ा, उसने पास रखा हुआ मोटा सा डंडा उठा लिया और लगातार हर्षल को मारने लगी। रेमांसी मारते हुए, अरे आना, खुश होना था ना तुझे, हो जा खुश, उठ ना, हो खुश, आना, छू मुझे। अपनी माँ बहन को भी ऐसे ही खुश करने के लिए बोलता है क्या?
तुम जैसे लोग बस नामर्द हो सकते हो, जो औरत को बस भोग की चीज समझते हैं, अपनी बहन बीवी घर की इज्जत और दूसरों को खुश करने का सामान। अरे तुम जैसे लोग तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम्हें पैदा एक औरत करती है, राखी एक औरत से बंधवाओगे, शादी भी औरत से करोगे, शादी के बाद बेटी भी चाहिए, पर औरत की इज्जत नहीं करोगे। ये कहाँ का हिसाब हुआ? तुम्हें क्या लगा एक औरत कमजोर होती है? ना बेटा, एक औरत आदि शक्ति का रूप है। भूल गए क्या? वो चाहे तो एक आदमी को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। औरत को कमजोर न समझना। वो अपनों के लिए अगर अपनी जान दे सकती है ना, तो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। वो लगातार रोते हुए बोलती जा रही थी। तभी कुछ गार्ड्स उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो रेमांसी ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। हर्षल तो अधमरा हो गया था, वो बेहोश हो गया था। तभी निशा की आवाज आई। निशा चिल्लाकर, रुक जाओ रेमांसी, नहीं तो गोली चल जाएगी तुम्हारी बेटी पर। रेमांसी 1 मिनट उसकी आवाज सुनकर रुकी। तब तक वो गार्ड्स की भी अच्छी खासी धुलाई कर चुकी थी। बाकी गार्ड्स की हिम्मत ही नहीं थी उसके सामने आने की। वो निशा की तरफ बढ़ने लगी। निशा, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, वरना मैं गोली चला दूंगी। इससे पहले निशा कुछ समझ पाती, रेमांसी ने झट से आगे बढ़कर उसके हाथ से गन लेकर फेंक दी और उसके बाल पकड़ लिए। रुद्रांश भी तब तक धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और मायू की रस्सी खोल दी। रेमांसी ने जोर से निशा की गर्दन पकड़ी। रेमांसी, कितनी घटिया हो तुम! हम दोनों से बदला लेने के लिए हमारी बेटी का इस्तेमाल किया। अरे जो तुम्हारे पापा की हालत है वो उसके कर्मों का फल है। ड्रग्स डीलिंग, लड़कियों का रैकेट, तो यही हालत होनी ही थी ना। हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। जी तो कर रहा है कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, पर तुम्हारे घटिया खून से मैं अपने हाथ नहीं रंगना चाहती हूँ। और वो कैसे तुम्हारा कमीना भाई जब मुझसे बदतमीजी कर रहा था, बेशर्मी की हंसी हंस रही थी तुम। दुख होता है ये देखकर कि एक औरत ही औरत की इज्जत की दुश्मन है, तो आदमियों की तो बात ही अलग है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। रुद्रांश ने निकलने से पहले ही उसकी एक दोस्त को पुलिस में है उसे सब बता दिया था। पुलिस ने सबको अरेस्ट किया। रुद्रांश की काफी हालत खराब थी तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। मायू भी बहुत घबरा गई थी। मायू और रुद्रांश को लेकर रेमांसी हॉस्पिटल पहुंची। रुद्रांश की ड्रेसिंग करने के बाद डॉक्टर ने उसे ख्याल रखने का बोल छोड़ दिया। रेमांसी ने मायू को समझाया तो मायू भी समझ गई। वो सब घर आए तो रुद्रांश की हालत देख वो घबरा गए। रेमांसी ने छोटा सा एक्सीडेंट कहकर टाल दिया। वो उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही रात हो गई। मायू सो चुकी थी। रेमांसी बालकनी में खड़ी थी। आज जो भी हुआ वो उसके बारे में सोच रही थी। तभी रुद्रांश ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। रुद्रांश, परेशान हो? रेमांसी, थोड़ा सा। रेमांसी पलटकर उसके सीने से लग गई। रुद्रांश ने भी उसे कसकर बाहों में भर लिया। रुद्रांश, आज तो तुम्हारा अलग ही रूप देखने को मिला। मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गया, पर अब डर भी लगने लगा है। कहीं मैंने भी ज्यादा गुस्सा किया तो तुम कहीं मुझे भी ऐसे लकड़ी से पीट ना दो। रेमांसी उसके कंधे पर मारते हुए, कुछ भी, हाँ, आपको हक है मुझ पर गुस्सा करने का, प्यार करने का, छूने का, सब चीजों का, पर अगर कोई मेरे परिवार पर उंगली उठाएगा तो मैं उसकी उंगली तोड़ने की ताकत भी रखती हूँ, समझे? रुद्रांश, हाँ समझ गया। कभी एक औरत को कमजोर और बेबस नहीं समझना चाहिए। वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। रेमांसी मुस्कुराते हुए रुद्रांश के गले लग जाती है। अगले दिन रुद्रांश और रेमांसी की शादी हो जाती है। रिदांश और अनबी भी शामिल हुए थे और वो दोनों बहुत खुश भी थे। रुद्रांश और रेमांसी के लिए शादी अच्छे से हो गई, बिना किसी विघ्न के। मायू बहुत खुश थी अपने मम्मी पापा की शादी में। सरिता जी और समर जी के भी चेहरे खुशी से चमक उठे थे। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।